नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे थे भारत की राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की सीरीज हमारी एम लक्ष्मीकांत की बुक की चल रही है और इसमें हमने 10 लेसन इस बुक के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स 11 लेसन की, जो कि संविधान की मूल संरचना के बारे में होगा, यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की आज हम चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, कई बार हमारे लेसन्स के डिस्कशन में मूल संरचना का सिद्धांत आया था और एक मामला केस भी आया था, केशवानंद भारती मामला। तो कई बार हमारे चर्चा के दौरान ये शब्द आए थे, तो आज इस लेक्चर में हम डिटेल से केशवानंद भारती मामले की भी चर्चा करेंगे। साथ ही आखिर संविधान की मूल संरचना क्या है उसकी चर्चा करेंगे और मूल अधिकारों में क्या संसद संविधान के माध्यम से संशोधन कर सकती है नहीं, उसकी भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथियों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल का जो आइकन है उसके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर? वीडियो आज की पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करना ताकि सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचे। क्लियर? तो चर्चा फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहता है, पहले हम चर्चा करेंगे मूल संरचना का जो सिद्धांत निकल कर के आया वो कहाँ से आया। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति की पहले चर्चा करेंगे कि आखिर मूल संरचना का जो सिद्धांत, जो ये बात निकल कर के आई कि आखिर मूल संरचना क्या है, इसकी पहले हम चर्चा करेंगे, इसकी उत्पत्ति की चर्चा करेंगे। देखो क्या कहता है, क्या हुआ कि शंकरी प्रसाद मामला आया 1951 में। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में 2 3 4 मामले आएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट मामले हैं, वो हमें अवश्य याद होने चाहिए। क्या हुआ कि शंकरी प्रसाद मामला 1951 में आया और उसमें देखो क्या हुआ कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी। क्या हुआ फ्रेंड्स कि शंकरी प्रसाद मामला 1951 में जब आया तो उसमें क्या हुआ कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में आया था, आपको पता होगा। और उसमें ये जो संविधान संशोधन अधिनियम था वो भूमि सुधार से संबंधित भी था। तो इसमें क्या हुआ कि संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी, तो इसको चुनौती दी गई कोर्ट में। संवैधानिक वैधता यानी ये जो संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई, क्या ये वैध तरीके से की गई या नहीं, उसके संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। और सुप्रीम कोर्ट ने देखो क्या कहा इसमें कि संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। यानी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संसद जो होगी उसमें संशोधन की शक्ति है आर्टिकल 368 के तहत। तो इसी शक्ति के तहत जो होगी वो संसद मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। क्लियर? ये बात पहली बात शंकरी प्रसाद मामले में ये निकल कर आई कि संसद अगर मूल अधिकारों में संशोधन करना चाहती है तो कर सकती है संविधान के आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है, शंकरी प्रसाद मामला 1951 में। दूसरा देखो कौन सा मामला आता है, गोलकनाथ मामला 1967 में आया और इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहले वाली स्थिति बदल दी। पहले देखो शंकर प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि संसद चाहेगी तो एफआर यानी फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकती है। ठीक है, लेकिन गोलकनाथ मामले 1967 में क्या कहा कि संसद जो होगी वो एफआर में संशोधन नहीं कर सकती, यानी अपनी पहले वाली स्थिति उसने बदल दी। और सुप्रीम कोर्ट ने देखो क्या कहा, उसने कहा कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर और अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है, इसलिए संसद मौलिक अधिकारों में न तो कटौती कर सकती है और न ही किसी भौतिक अधिकार को वापस ले सकती है। यानी शंकर प्रसाद मामले में उसने क्या कहा कि हाँ संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन 1967 में गोलकनाथ मामला आया और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या कहा, पहले वाला जो वर्डिक्ट जो दिया, आदेश जो दिया, उसको अपने बदल दिया और ये कहा कि संसद जो होगी मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती क्योंकि मूल अधिकार जो है वो अपरिवर्तनीय है, यानी इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। इस कारण से संसद न तो मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है और न ही किसी भौतिक अधिकार को वापस ले सकती है। तो ये दो मामलों में चर्चा हुई। अब तीसरा मामला, और आगे देखो इसी मामले में क्या बात की जाती है उसकी भी चर्चा पहले करते हैं। आगे बात कही जाती है मित्रों कि गोलकनाथ मामले 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की प्रतिक्रिया में क्या सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की प्रतिक्रिया में संसद ने क्या किया कि 24वां संशोधन अधिनियम 1971 अधिनियमित किया।
यानी गोलकनाथ मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि संसद जो होगी वो एफआर में संशोधन नहीं कर सकती, तो फिर क्या किया संसद ने जो है इसकी प्रतिक्रिया में, यानी इस आदेश की प्रतिक्रिया में कि संसद एफआर में संशोधन नहीं कर सकती, तो फिर संसद ने क्या कर दिया, संसद ने 24वां संशोधन अधिनियम संसद लेकर के आई और उसके माध्यम से उसने क्या किया, इस अधिनियम ने क्या किया, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में संशोधन कर दिया और यह घोषित कर दिया कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने और किसी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति है। यानी जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि संसद आप मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते, तो संसद ने भी इसकी प्रतिक्रिया दी, इसके विपरीत रेस्पॉन्स दिया और उसने क्या किया कि 24वां संशोधन अधिनियम 1971 में वो लेकर के आई और उसने आर्टिकल 13 जो कि विधि की परिभाषा देता है, यानी आर्टिकल 13 में हमने डिटेल से जब मूल अधिकारों की चर्चा की थी तब मैंने आर्टिकल 13 की आपके सामने चर्चा भी की थी। आर्टिकल 13 में तो क्या कहा था, हमने इस बात की चर्चा की थी आर्टिकल 13 में कि संसद जो होगी वह ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो लोगों के मूल अधिकारों का हनन करे, और अगर ऐसा कोई कानून संसद अगर बनाती है तो न्यायपालिका जो होगी उसको विधि शून्य करार घोषित कर देती है। ठीक है, यानी कानून से असंगत जो विधियाँ होगी वो शून्य होगी। आर्टिकल 13 में हमने ये बात की थी। तो आर्टिकल 368 तो संविधान के संशोधन से है ही। तो संसद ने देखो अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर दिया और क्या कहा उसने, संसद ने यह कह दिया कि संसद जो होगी वो मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है और साथ ही साथ किसी भी मूल अधिकार को वापस भी ले सकती है, और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के आशु के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाएगा। यानी ऐसा संसद जो भी कोई काम करेगी वो आर्टिकल 13 के तहत एक कानून नहीं माना जाएगा। क्लियर। अब देखो नया मामला आएगा और इसी मामले में मूल संरचना का सिद्धांत निकल के आएगा। क्या बात कही जाती है, कहते हैं कि हालांकि केशवानंद भारती मामले 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामले में अपने निर्णय को प्रत्यादिष्ट कर दिया, यानी ओवररूल कर दिया। इसने 24वें संशोधन अधिनियम 1971 की वैधता को बहाल रखा और व्यवस्था ये दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी अधिकार को वापस भी ले सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सिद्धांत दिया, कौन सा, संविधान की मूल संरचना का। क्या हुआ, देखो शुरुआत से मैं एक समराइज इसको कर देता हूं। शंकरी प्रसाद मामला आया मित्रों 1951 में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि संसद जो होगी वो मूल अधिकारों में संशोधन एफआर में संशोधन कर सकती है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 1967 में गोलकनाथ मामला आया और गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि संसद जो होगी वो एफआर में संशोधन नहीं कर सकती। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि संसद एफआर में संशोधन नहीं कर सकती, तो संसद ने भी इसकी प्रतिक्रिया दी, इसके रेस्पॉन्स दिया और क्या कहा उसने, वो जो है एक 24वां संशोधन अधिनियम लेकर के आई और उसके माध्यम से आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में उसने संशोधन कर दिया और यह कह दिया कि संसद को यह अधिकार है, संसद को यह पावर है कि वो एफआर में संशोधन कर सकती है और किसी भी एफआर को वापस भी ले सकती है। ठीक है, फिर जाकर के मित्रों एक और वाद आया केशवानंद भारती 1973 में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाले निर्णय को बदल दिया और यह कह दिया कि हाँ, संसद ने जो 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के तहत जो ये काम किया है कि हाँ संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है और किसी मूल अधिकार को वापस ले सकती है, तो इस काम को उसने लीगल माना। ठीक है, संवैधानिक वैधता को उसने बरकरार रखा, उसने सही माना इसको, लेकिन उसने एक ये सिद्धांत दे दिया कि संसद चाहेगी तो बिल्कुल वो एफआर में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा संविधान की मूल संरचना का, कि वो ऐसा कोई भी काम न करे जिससे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान की जो मूल संरचना है, उसको किसी भी प्रकार से कोई भी ठेस न पहुंचे, कोई भी उसको नुकसान न पहुंचे। क्लियर। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छी प्रकार से समझ आया। ठीक है, और संविधान की मूल संरचना में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती है उसकी हम चर्चा भी करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ की बात यहाँ तक आपको अच्छी प्रकार समझ आया। नेक्स्ट मित्रों देखो क्या बात कही जाती है, नेक्स्ट ये बात कही जाती है कि इसने व्यवस्था ये दी कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को बदलने की अनुमति या शक्ति नहीं देते। इसका अर्थ यह है कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती अथवा वैसे मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकती जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हों। यानी वही बात सीधी निकल कर आती है कि हाँ,
सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि हाँ संसद आप मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हो, किसी मूल अधिकार को वापस तो ले सकते हो, लेकिन ऐसा आप कोई भी काम नहीं करोगे, ऐसा कोई भी फंडामेंटल राइट्स को आप वापस नहीं ले सकते जो संविधान की मूल संरचना से जुड़ा हो। यानी बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का है उसको किसी भी प्रकार से कोई नुकसान न पहुंचे, कोई भी मूल अधिकार उससे अगर जुड़ा है तो आप उस फंडामेंटल राइट्स को वापस नहीं ले सकते। क्लियर? आई होप कि ये बात भी आपको अच्छी प्रकार से समझ आई। अब देखो आखिर संविधान की मूल संरचना होती क्या है। ठीक है, हमने चर्चा की कि संविधान की मूल संरचना, बार बार ये शब्द आया, पिछले लेसन्स में भी आया, मूल अधिकारों के चैप्टर में तो आया ही था। तो संविधान की मूल संरचना में आखिर चीज़ें क्या क्या शामिल की जाती है उसकी हम चर्चा करते हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको हम संविधान की मूल संरचना में मानेंगे और उसको अगर नुकसान पहुंचता है तो वो काम संसद के द्वारा किया गया गलत माना जाएगा। देखो संविधान की मूल संरचना की चर्चा करते हैं और उसमें मूल संरचना में क्या क्या चीज़ें शामिल है। पहली देखो संविधान की सर्वोच्चता, बिल्कुल सही है, संविधान ही सर्वोच्च है, यानी कि संविधान सर्वोच्च है और संविधान की जो सर्वोच्चता है ना मित्रों, ये मूल संरचना में आती है। अगर कहीं भी संविधान की सर्वोच्चता अगर कम होती है, यानी अगर कहीं भी ऐसा कोई काम होता है जिससे संविधान को नुकसान पहुंचता है, संविधान जो है, जो सर्वोच्च हमने संविधान को बनाया है, अगर वो संविधान सर्वोच्च नहीं रह पाता तो वैसा काम जो है संसद के द्वारा किया गया सही नहीं माना जाएगा। मूल संरचना से, यानी उससे मूल संरचना जो है संविधान की सर्वोच्चता, उसको नुकसान पहुंचेगा और वो काम गलत माना जाएगा। साथ ही संविधान का जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है ये भी मूल संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, इसको अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो वो भी काम गलत है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का जो विभाजन है, ठीक है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स जो हमने कर रखी है कि कानून बनाने का काम विधायिका करेगी, लागू करने का काम कार्यपालिका, और न्यायपालिका काम ये होगा कि जो भी कानून बनाया गया है क्या वो सही है। ठीक है, तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हमने कर रखी है ये भी मूल संरचना में आता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। साथ ही संविधान का संघीय स्वरूप और न्यायिक समीक्षा, यानी जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, यही बात जुडिशियल रिव्यू में आती है कि कोई भी काम, कोई भी कार्य, कोई भी कानून अगर बनता है विधायिका के माध्यम से तो न्यायपालिका यह जांच करती है कि आखिर ये कानून जो बना है वो सही है नहीं है, क्या लोगों के अधिकारों का इससे हनन तो नहीं होता है। ठीक है, और संविधान का जो संघीय स्वरूप है, यानी संघीय स्वरूप जिसमें हमने शक्तियों का बंटवारा किया है, तो ये भी मूल संरचना में आती है। साथ ही पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, संसदीय प्रणाली, ठीक है, ये भी इसमें आता है। नेक्स्ट राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है, और एक लोक कल्याणकारी राज्य की जो हम चर्चा करते हैं वो भी मूल संरचना में आते हैं। संसदीय प्रणाली हो गया, कानून का शासन, ठीक है, मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन, और मिनर्वा मिल्स मामला जो आया था मित्रों 1980 में, इसमें हमने इस बात की चर्चा भी की थी मूल अधिकारों के चैप्टर में कि मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि संविधान जो है ना मित्रों वो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर टिका हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चर्चा करें तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, यानी एक फेयर निष्पक्ष चुनाव होगा, वो भी मूल संरचना में आता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, साथ ही संविधान संशोधन करने की संसद की जो सीमित शक्ति है वो भी मूल संरचना में गिनी जाती है। नेक्स्ट की चर्चा करें तो कहते हैं कि न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, यानी सभी लोगों की न्याय तक पहुंच होनी चाहिए। और इसके लिए मित्रों हमने एक बार चर्चा भी की थी मूल अधिकारों के चैप्टर में कि आर्टिकल 39A के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान हमने किया था। साथ ही बात करें तो मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत, और आर्टिकल 32 हो गया, आर्टिकल 136, आर्टिकल 141 और 42 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को जो हमने पावर्स दे रखी है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में गिनी जाती है। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 226, आर्टिकल 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्ति, आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में। FR के चैप्टर में हमने चर्चा की थी कि अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, अगर आपके मूल अधिकार छीने जाते हैं तो आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जाकर के रिट जारी करवा सकते हैं अपने मामले के लिए। क्लियर? तो साथियों ये हमने चर्चा की आज संविधान का मूल संरचना के बारे में कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर संविधान की होती क्या है। आई होप कि
पूरा चैप्टर आपको अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। कैसे मूल्य संरचना की उत्पत्ति हुई, शंकर प्रसाद मामला पहले 1951 में आया, ठीक है। 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि संसद जो होगी वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन बाद में जाकर के उसने मना कर दिया गोलकनाथ मामले 1967 में कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया तो संसद ने क्या किया, संसद ने इसका उत्तर दिया और 24वां संशोधन अधिनियम 1971 लेकर के आई। उसके माध्यम से आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में उसने अमेंडमेंट कर दिया और ये कह दिया कि संसद को ये शक्ति है कि वह मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है और चाहेगी तो वह मूल अधिकारों को वापस भी ले सकती है, ठीक है। फिर आगे जाकर के मित्रों केशवानंद भारती मामला आया 1973 में और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाले जो निर्णय दिया था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती उसको बदल दिया और ये कह दिया कि हाँ संशोधन तो आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि संविधान की जो मूल संरचना है उसको किसी भी प्रकार से कोई नुकसान न पहुँचे। अगर उसको कोई नुकसान पहुँचता है तो आपके द्वारा किया गया जो भी संविधान में संशोधन होगा वो इलीगल होगा, गैर संवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा और उसको हम असंवैधानिक करार घोषित कर देंगे। क्लियर। और हमने चर्चा भी कर ली कि आखिर मूल्य संरचना होती क्या है, क्या क्या चीज़ें मूल्य संरचना में शामिल करते हैं। आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से लेक्चर समझ में आया होगा। अगर मित्रों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है और चैनल को मित्रों आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल का जो आइकन है उसके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर। और साथियों मैंने आपको पहले भी कहा था कि पूरी एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है न्यू जो 6 रिवाइज जो एडिशन है उसकी हम उस बुक को पूरी कंप्लीट करने वाले हैं। आज हमने 11 लेसन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेसन हम चर्चा करेंगे 12वें नंबर का, ठीक है। तो साथियों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा। तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।